एवरीवन, मैं रत्ना तिवारी क्लास 12th होम साइंस यूनिट 1 कार्य जीविका एवं आजीविका वर्क लाइवलीहुड एंड कैरियर के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एंड आई होप कि इसका पार्ट 1 आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। सो सबसे पहले हम एक बार रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था वर्क, मीनिंगफुल वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर। तो एक बार शॉर्ट में इनको हम फिर से समझ लेते हैं। वर्क मीन्स कार्य, नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह है। यानी कि कोई भी परिणाम प्राप्त करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो गतिविधियां करते हैं, वो कार्य होता है। ज़रूरी नहीं है कि कार्य करने के से अर्निंग ही हो। जैसे कि हम घर में खाना बना रहे हैं, वो भी एक कार्य है। ज़रूरी नहीं वो कार्य हम किसी पैसे की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हों। सेकंड है मीनिंगफुल वर्क। मीनिंगफुल वर्क यानी अर्थपूर्ण कार्य जो समाज या अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है और जिसे जिम्मेदारी के साथ किया जाता है और जिसे करने के बाद हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। लाइवलीहुड जीविका साधन या व्यवसाय जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैरियर। कैरियर ऐसा कोई भी कार्य या व्यवसाय जिसकी आय से मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करना होता है, वो कैरियर होता है। हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करेंगे एक बार उनको देखते हैं। इस वीडियो में हम वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, कार्य, आराम एवं मनोरंजन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर एवं जीवन की गुणवत्ता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटियरिज्म, श्रमदान, इनके बारे में, सामाजिक दायित्व, स्वेच्छावृत्ति एवं श्रमदान, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, कार्य, आराम एवं मनोरंजन। हर एक ह्यूमन बीइंग जो भी कार्य करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार करता है एवं अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। कार्य किस प्रकार का है और कितनी मात्रा में कार्य हो रहा है, ये संबंधित है कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं। बहुत अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं तो जो कार्य का परिणाम है वो और अच्छा होगा। स्थितियाँ जहाँ हमारा बैठने की जगह है, जहाँ बैठ के काम करने की जगह है, या जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सुटेबल नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, तो उस जगह पर कार्य का जो परिणाम है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो कम होती है। बेटर आउटपुट और प्रोडक्टिविटी यानी कि अच्छे उत्पाद के लिए सभी ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ज़रूरी है कि कार्य करने के साथ साथ रेस्ट, रिलैक्स, रिफ्रेश एंड रिकॉप करें अपने आप को। ये चारों टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या सेम ही हैं कहीं ना कहीं। तो जब भी हम काम करते हैं तो ज़रूरी है कि हम काम करने के बाद कुछ आराम करें। आराम करने से क्या होता है कि जो कार्य करने में एनर्जी लॉस होती है, जो ऊर्जा खत्म हो जाती है, वो फिर से हम रिगेन कर पाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करके। इससे हमारा कार्य अच्छे तरीके से होता है। अदरवाइज कॉन्टिन्यूअसली अगर हम कार्य करते जाते हैं तो उसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं आता है जब तक हम रेस्ट करके, रिफ्रेश करके अपने आप को उस काम को ना करें।
स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कार्य का प्रेशर है, जो अचानक से बहुत सारा प्रेशर आता है एग्ज़ाम्स का, उन सब से बचने के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सोया जाए। रेस्ट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी काम जिसको करके हमें अच्छा लगता हो, संतुष्टि मिलती हो, हम इंजॉय करते हो, ऐसा कोई भी काम करके हम रेस्ट कर सकते हैं। वास्तव में 8 घंटा प्रतिदिन की अवधारणा और 40 घंटे प्रति सप्ताह की धारणा ब्रिटेन से शुरू हुई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया वो आया कि 8 आवर्स फॉर वर्क, 8 आवर्स फॉर रिक्रिएशन एंड 8 आवर्स फॉर रेस्ट, यानी 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा रेस्ट, टोटल 24 घंटे ऐसे कंप्लीट हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड रिक्रिएशन कैसे किया जाए। रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए बेस्ट थिंग कि हम अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करें। ये बहुत अच्छा है उन सब एक्टिविटीज़ से जो कि हम बाहर जाके कर रहे होते हैं, जैसे क्लब्स में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। उनसे बेटर है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करें। इसके साथ साथ हम ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और इस कोई वर्थलेस ऐसी अनयूज़फुल एक्टिविटी करने से अच्छा है कि हम ब्रिस्क वॉक करें। टेलीविज़न देख सकते हैं हम। टेलीविज़न जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मनोरंजन का साधन है। लगभग सभी घरों में टेलीविज़न देखा जाता है। तो ये भी एक एक्टिविटी है जो हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जो कि हम घर में ही कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पे खेलना, वीडियो गेम्स खेलना, अगर हॉबी में रीडिंग बुक्स है तो हम कोई भी बुक जैसे कि नॉवेल, मैगजीन्स ये पढ़ सकते हैं। प्लेइंग स्पोर्ट्स, कोई खेल खेलना, बैडमिंटन, लूडो, कैरम, एनीथिंग विच वी लाइक। म्यूज़िक को सुनना, टेलीविज़न देखना, गार्डनिंग करना, स्विमिंग करना, सिंगिंग करना, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो काम करें। तो टोटलिटी में इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को किसी ऐसे काम में इंगेज रखना जिसको करने से हमें सुकून मिलता है, हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा कोई भी काम हमें रेस्ट और रिक्रिएशन देता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता, ये 2 टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। जीवन स्तर सामान्यतः धन, दौलत, आराम के स्तर, भौतिक सामग्री और उपलब्ध आवश्यकताओं को दर्शाता है। ये एक सुगमता है जिससे एक समय में एक व्यक्ति, एक स्थान में रहने वाले लोग सभी अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और ये सामान्यतः ये किसी व्यक्ति की वेल्थ को, यानी कि धन को, उसके कंफर्ट लेवल को, आराम की स्थिति को और उसके पास जो भी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध हैं उनको दर्शाता है। एक और टर्म यहाँ पे यूज़ होगा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड यानी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का आर्थिक स्तर। इसका संबंध उन भौतिक परिस्थितियों से है जिनमें लोग रहते हैं और वो सामग्री वे सेवाएं है जिनसे वो काम लेते हैं। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता जीवन स्तर से डिफरेंट है थोड़ा सा। जीवन की गुणवत्ता में सिर्फ भौतिक मानक ही नहीं आते हैं, जैसा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर में था। इसमें भौतिक मानक के अलावा और बहुत से पहलू हैं, जैसे कि छुट्टी, अवकाश, सुरक्षा, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण का गुणवत्ता। ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता को दर्शाती हैं।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉमनली रिफर्स टू फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर आधारित होता है। आपकी आय, सामाजिक असमानताएं या विषमताएं, रोजगार, गरीबी, रोजगार की गुणवत्ता और उपलब्धता, कितना समय आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए है वो, उसके साथ साथ राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल का सामर्थ्य, घर की गुणवत्ता और खरीदने का सामर्थ्य, जीवन प्रत्याशता, कितने वैकेशंस आपको, कितनी छुट्टियां प्रति वर्ष मिलती हैं सवेतन, यानी कि आपके वेतन के साथ, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता, पर्यावरण की गुणवत्ता, बीमारी के प्रसंग, सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, जलवायु। इसके साथ साथ एक पॉइंट था जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टर्म को एक्सप्लेन करता है, जिसका हम आगे डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। कुछ फैक्टर्स जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने के लिए आवश्यक हैं, जिनसे कि किसी व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को मापा जा सकता है, जैसे कि दासता तथा उत्पीड़न से स्वतंत्रता, यानी कि किसी का दास ना हो या किसी तरीके का टॉर्चर ना सहे, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी को समान कानूनी सुरक्षा मिलना, भेदभाव से मुक्ति होना, आंदोलन करने की स्वतंत्रता होना, अपने देश में आवास की स्वतंत्रता, दोष सिद्ध ना होने पर तक उसे निर्दोष माना जाए, चाहे कितने भी केस हो, लेकिन जब तक आरोप साबित ना हो उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाए, विवाह करने का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, जेंडर, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीयता, सामाजिक आर्थिक स्तर इत्यादि पर विचार किए बगैर समान व्यवहार का अधिकार, निजी गोपनीयता का अधिकार, अपने विचारों को रखने का, विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म की पालन करने की स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार के लिए स्वतंत्र विकल्प हो, कोई भी रोजगार करने के लिए विकल्प होने चाहिए, सही वेतन मिलने का अधिकार, एवं बहुत इम्पॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये सारे फैक्टर्स जीवन की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। अब एक टर्म हमने पढ़ा था जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी राष्ट्र, क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित समय में, जनरली 1 साल के अंदर उत्पादित सभी सामग्री एवं सेवाओं का मूल्य है। यह सामान्यतः राष्ट्र की आय और उत्पादन मापने के लिए किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये सकल घरेलू उत्पाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ एक और टर्म है जो बहुत ज़रूरी है, वो है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा आय का न्यूनतम स्तर है। यदि किसी परिवार की आय एक निश्चित उल्लिखित लिखी हुई आय से कम होती है तो वो परिवार बीपीएल परिवार कहलाता है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली कहलाता है। और ये एक डेफिनेट
इनकम नहीं होती है, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है और जगह जिसके हिसाब से, समय के हिसाब से बदलती रहती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलेंटियरिज्म एंड श्रमदान, यानी कि सामाजिक दायित्व, स्वेच्छावृत्ति एवं श्रमदान। सामाजिक दायित्व विशेष रूप से सरकार और संस्थाओं के द्वारा ऐसी कार्रवाई और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद मिल सके। ये मदद किसी भी रूप में हो सकती है और इसकी वजह से समाज संपूर्ण आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हो। ये विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जा सकते हैं, जैसे कि किसी की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए, शिक्षा के लिए, सफाई के लिए, कृषि के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, किसी भी स्थिति में के लिए सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया जा सकता है और कोई भी अपनी इच्छा से सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी भी हैं। उन्होंने सामाजिकता के लिए बहुत सारे कार्य किए। वॉलेंटरिज्म यानी स्वैच्छिक सेवा, जैसा कि टर्म से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है कि स्व इच्छा से सेवा करना, यानी कि उसके लिए हमें कोई फोर्स नहीं कर रहे, हम अपनी इच्छा से ही सेवा करें। स्वैच्छिक सेवा एक ऐसी आचरण है जिसमें व्यक्ति बिना किसी लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से दूसरों के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। व्यक्ति अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपना कौशल, अपनी ऊर्जा का योगदान दूसरों के परोपकार के लिए, समाज के परोपकार के लिए, शिक्षा के लिए, सामाजिक, राजनैतिक अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए निस्वार्थ भाव से करता है। ये स्वैच्छिक सेवा हुई जिसे हम या कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरों के कल्याण के लिए बिना किसी लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से करता है। श्रमदान। श्रमदान इंडिया में बहुत टाइम से, बहुत समय से किया जा रहा है। श्रम मीन्स एफर्ट, यानी जो हम मेहनत करते हैं, और दान मीन्स डोनेशन, जो हम देते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दूसरों के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं, श्रम दान कर रही हैं। इसके अलावा कार सेवा भी एक टाइप का श्रमदान है, जहाँ पर सेवक फ्री सर्विस देते हैं किसी भी धार्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से कार सेवा करते हैं। संस्कृत वर्ड है कार सेवा। कार मीन्स हाथ और सेवा मीन्स हेल्पर, यानी कि अपने हाथ से सेवा करना। इस चैप्टर के कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, जितना अभी आपने पढ़ा है सेकेंड वीडियो में, वो प्लीज़ आप नोट डाउन करिए। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स। इन जो नीचे टर्म्स आएंगे इनको आपको शॉर्ट में बताना है। जीवन का स्तर, जीवन की गुणवत्ता, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ये क्वेश्चंस आप करेंगे। श्रमदान एवं कार सेवा, इसको भी आप इन सबको शॉर्ट में अटेम्प्ट करेंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब इसका एक थर्ड पार्ट भी आएगा इस चैप्टर का, यानी कि कार्य, आजीविका एवं जीविका लेसन 1 का थर्ड पार्ट जो जल्दी आपके पास आएगा।
इसमें हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, भारत के परंपरागत व्यवसाय, वर्क एज एंड जेंडर, कार्य आयु एवं जेंडर, चाइल्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्क, बाल श्रम और बच्चों के कार्य, वर्क एंड द एल्डरली, कार्य एवं वयोवृद्धि, एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क, लाइफ स्किल्स एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, कार्य के प्रति मनोवृत्तियां एवं दृष्टिकोण, वर्क एथिक्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, कार्य नैतिकता और श्रम का महत्व। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू।